लेंगे। और कल वाले बैच में मैंने कुछ बच्चों से पूछा, 15-20 मिनट आधे घंटे की क्लास हुई थी उनकी, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत हुई थी। तो कल वाले बच्चों से पूछा भाई आउटसोर्सिंग, तो थोड़ा बहुत बच्चे गड़बड़ा गए। अब कुछ बच्चे तो देखने ही लगे, केशव जैसे देख रहा है कि भाई बता दूं कि मेरा नंबर ना आ जाए। तो मैंने पिछली क्लास में मैंने ही बताया था आउटसोर्स। अच्छा, हाँ सही सर। है यार। ओके। तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब आप अपने एक काम को थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हो। तो कि सारे काम तो आप ढंग से कर ही नहीं सकते। जैसे कि कई बार आपको ज्यादा होमवर्क मिल गया, जब छोटे बच्चे थे, मम्मी को पकड़ लिया, मम्मी मम्मी देखो मैडम ने कितना होमवर्क दे दिया। तो मम्मी ने कहा अच्छा बेटा मैं कर देती हूँ, होता तो है यार ऐसा। और ऐसे ही प्रोजेक्ट, भाई प्रोजेक्ट मैडम तो कह देती है 2 दिन पहले भाई पूरी फाइल बनाओ। अब आप लोग इतना रोना रोते हो, बड़े भाई बहन को पकड़ लेते हो, किसी को भी पकड़ लेते हो, मम्मी को पकड़ लेते हो, मम्मी प्लीज आप कुछ पेज लिख दो। तो ये भी एक आउटसोर्सिंग का ही एग्जाम्पल है बच्चों। तो चलो ये तो होगी बेकार की बात। अब ढंग से आओ। हमने कॉल सेंटर के बारे में पढ़ा था कि कॉल सेंटर क्या है, कि यूरोप में लेबर महंगा है और इंडिया में या एशियन कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण लेबर सस्ता है। तो होता क्या है कि जो यूरोपियन कंपनियां हैं अपने कॉल सेंटर मीन्स जस्ट कॉल ही तो रिसीव करनी है, कुछ कोई जो भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है उनके कुछ आंसर दे रहे हैं, यही तो होता है। तो वो अपने कॉल सेंटर को इंडिया में शिफ्ट कर देते हैं। इंडिया में लेबर सस्ता है और उनको बहुत कॉस्ट कटिंग होती है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग। तो क्यों इंडिया जैसी कंट्री में ये शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके हमने डिस्कशन किया था। इंडिया में क्या क्या फायदे हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है इंडिया में, गरीबी दूर होती है क्योंकि अच्छी वेज दे रहे हैं, और एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ और इंटरनेशनल वर्थीनेस, मतलब इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। हालांकि यूरोपियन कंट्री में जो पर्सन है, लेबर है, वो इसको अपोज करते हैं। वो कहते हैं भाई ये आउटसोर्सिंग बंद करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जॉब तो चली जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उनकी सैलरी भी कम हो जाती है, क्योंकि जब जॉब इंडिया से बाहर जा रही होगी तो सैलरी तो डाउन हो ही जाएगी ना बच्चों, कंपटीशन में तो सैलरी डाउन हो जाएगी, कम पैसे में भी उन्हें फिर वहां पर यूरोप में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपोज करते हैं। चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। ये लास्ट क्लास का टॉपिक था, अब 7 पर आओ। ये शुरुआत करें। इंडिया हैज सर्टेन एडवांटेज व्हिच मेक्स इट ए फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। इंडिया को क्यों एक फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन माना गया है? व्हाट आर दीज एडवांटेज? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि चाइना ने भी काफी कोशिश करी थी आउटसोर्सिंग के लिए कि यूरोप की चीजें आ जाए। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की आउटसोर्सिंग जरूर हुई है वहां पे बच्चों। वो कुछ एप्पल के फोन में लिखा होता है ना, असेंबल्ड इन चाइना और रिसर्च इन कैलिफोर्निया, पता नहीं क्या लिखा होता है, ऐसा कुछ है। वो भी एक एग्जांपल है आउटसोर्सिंग का। बट वो सर्विसेज सेक्टर की आउटसोर्सिंग नहीं हुई, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होगी। तो चाइना ने कोशिश करी इस चीज की, बट वहां पर प्रॉब्लम बस ये है कि वहाँ लोगों को इंग्लिश की नॉलेज कम है और वो चाइनीज लैंग्वेज वो ज्यादा जानते हैं। तो भाई चाइनीज लैंग्वेज तो यूरोप वाले नहीं जानते, इसलिए उनको कॉल सेंटर तो काम कर नहीं पाएंगे ना ज्यादातर। तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि इंडिया क्यों एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का। पेज नंबर 16 पर है बिल्कुल टॉप। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, चीप लेबर, सॉरी, चीप भी स्किल्ड भी। स्किल्ड का मतलब इंग्लिश की नॉलेज, चीप का मतलब सस्ता। तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल है लेबर क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है स्किल्ड का मतलब, वो दूसरा पॉइंट वही आ गया कि लोगों को इंग्लिश की नॉलेज है। तीसरा पॉइंट आ गया फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, क्योंकि सरकार को भी एक फायदा ये हो रहा था कि उसकी कंट्री में यानी कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, प्लस गरीबी दूर हो रही थी, तो सरकार ने भी कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए। और लास्ट है इंटरनेशनल वर्थीनेस। इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी चाइना के कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर एक्सप्लेन द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। बच्चों ये अचीवमेंट्स या फिर मेरिट्स ऑफ एलपीजी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मेरिट्स या फिर अचीवमेंट्स ऑफ एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या फायदे हुए बच्चों? 91 में ये पॉलिसी हमने बनाई और 2021 है, तो भाई कोई फायदा तो हुआ होगा 30 सालों में।
मैंने आपको इवन बताया भी था कि अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में इसके 30 साल सेलिब्रेट किए, तब मुझे डेट पता चली, मुझे डेट नहीं पता थी बच्चों। और 24 जुलाई 1991। क्या पता भाई इस पे एमसीक्यू आ जाए, 24 जुलाई बुक में नहीं है शायद ही। तो ये न्यूज़पेपर से पता चला कि भाई कुछ नहीं पता आजकल, टीचर ने अपना बना दिया। बताओ भाई कौन सी में 91 तो तुम्हें पता है पर लेकिन डेट कौन सी, तो 24 जुलाई। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेरिट्स थी या अचीवमेंट्स थी। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट। अब क्वेश्चन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था या पता नहीं कौन से चैप्टर में पढ़ा था यार, ये नहीं। अबे सही हो जा। चलो शुरू कर दे। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब नेशनल इनकम इंक्रीज होना ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको डेटा से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। और डेटा इसमें दिया हुआ है कि 1991 में जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 5.6% था, और 2018-19 का डेटा दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है भाई, जीडीपी 7.2%। तो भाई रेट, और ये मत सोचना कि जरा सा बड़ा है भाई, ये 0.1% भी कई हजार करोड़ हो जाता है। तो ये मत सोचना कि भाई ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और 6.7% 2017-18 के, 6.7% 2017-18 के, तो ऑब्वियस है बढ़ तो रहा है। हाँ, कोविड पीरियड में मैंने शायद आपको बोला था कि पिछले साल ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई, लेकिन उसका एलपीजी में क्या, क्या वो, ये तो रीजन ही अलग है भाई। प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद, लोगों को घरों में बंद कर दिया भाई, फैक्ट्री स्टॉप कर दी, तो वो रीजन अलग है, उसका एलपीजी से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो इसको तो खैर फिलहाल छोड़ ही दो, हम तो मेरिट्स बता रहे हैं। सेकंड है इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हमने किया ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से नई नई एमएनसीज इंडिया में एंटर होनी शुरू हो गई। इंडिया में एंटर होनी शुरू हो गई तो भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी ना। ठीक है, और मोदी अंकल ने, मैंने बताया था ना पुरानी सरकार की पॉलिसीज को नए नाम से कि मेक इन इंडिया मूवमेंट, भैया यही है वो। एमएनसी को बुलाना और कहना भाई इंडिया में ही प्रोड्यूस कर लो। तो ये तो सब मनमोहन अंकल ने किया हुआ है, वो सरदार जी ने किया हुआ था। पब्लिक को थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया जाता है। ओके, तो न्यू एमएनसीज इंडिया में एंटर होंगी तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी। और इन्वेस्टमेंट के बहुत फायदे होते हैं बच्चों। पहला फायदा बताएगा कोई फायदा इन्वेस्टमेंट का, कोई भी? अदिशा बताएगी, बहुत दिनों से अदिशा से बात ही नहीं करी। अदिशा गुलाटी, प्लीज बताओ इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा इंडिया में क्या हो सकता फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। है? क्या कह रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, वेरी गुड बच्चों। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, भाई एमएनसीज आएंगी तो रुपए थोड़ी लाएंगी, अपने साथ फॉरेन करेंसी लेकर आएंगी। यूएस की कंपनी है तो डॉलर्स लेके आएंगी, यूके के तो पाउंड्स लेकर आएंगी। मेन तो डॉलर्स ही होता है वैसे। ओके, दूसरा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी तो बढ़ेंगी इंडिया में। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगी जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी। चौथा, गरीबी भी तो दूर होगी। ओ भाई साहब कितने फायदे। और एक और फायदा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो इम्प्रूव होगा। रोड, फ्लाईओवर्स, डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स। गुड़गांव में आज 1990 के टाइम पर अगर कोई रहता हो, वैसे तो जो दिव्यम में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव में कब से रह रहे, 2-4 साल से ही रह रहे होगे ना दिव्यम? कितने साल हो गए आपको गुड़गांव में रहते हुए? 1 साल ही हुआ सर। हाँ, तो लेकिन अगर आप किसी पुराने बंदे से जो गुड़गांव का होगा ना, अगर आप बात करोगे, भाई 1991 में कुछ नहीं था वहां पर। बट जब एमएनसीज आई, इन्वेस्टमेंट आई, तो सरकार ने भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। तो गुड़गांव, नोएडा इसी वजह से तो डेवलप हुए बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। तो ये इतने सारे फायदे हैं, अदिशा ने एक बताया, उसी से कनेक्ट करके मैंने कई सारे बता दिए। ठीक है, तो ये था इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
तीसरा पॉइंट हम अभी आदित्य ने बता दिया था, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऑब्वियस है कि नई नई कंपनी आएंगी तो पैसा लाएंगी। थर्ड पॉइंट हम बढ़ चुके हैं। चौथा पॉइंट, राइज इन एक्सपोर्ट। अब ये राइज इन एक्सपोर्ट बच्चों 1991 से पहले इंडिया में टेक्नोलॉजिकल गुड एक्सपोर्ट नहीं होते थे इंडिया से। इंडिया से एक्सपोर्ट क्या होता था? बासमती राइस, मैंगो, स्पाइसेस, टी, कॉफी, ये चीजें एक्सपोर्ट होते थे। फॉरेन करेंसी मिलती थी बहुत कम मिलती। इंडिया की टेक्नोलॉजिकल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर मशीनरी टाइप, जैसे कि कार या बाइक, इनमें तो मशीनरी है एक टाइप की, ये भी तो मशीनरी है। ये क्यों एक्सपोर्ट नहीं होती थी? क्योंकि ये घटिया टेक्नोलॉजी से बनी होती थी। तो भाई माल तो बाहर नहीं बिकेगा अगर आपकी टेक्नोलॉजी वाइज गुड स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन जब मारुति का हुआ सुजुकी के साथ कोलेबोरेशन, इंडिया में पहले बच्चों दो ही कार चलती थी, पता नहीं आपको पता या नहीं है। एक तो एम्बेसडर थी, मोटी सी कार होती थी, जो कि कई बार मिनिस्टर्स भी यूज करते ना, देखी होगी मोटी मोटी सी कार। और एक थी वो फिएट की पद्मिनी प्रीमियर, क्या नाम होता था यार, मुझे नाम भी नहीं पता। उसमें स्टेयरिंग में गियर होते हैं। तो ये दो कार चलती। इंडिया में ये लोग इनको पूछते नहीं थे तो बाहर कहाँ जाएगी, एक्सपोर्ट कहाँ होगी। लेकिन जब मारुति का हुआ सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन, तो जो कार प्रोड्यूस हुई वो इंडिया में तो सेल हुई हुई, इसका एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया। बच्चों में अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को, ठीक है, फॉरेन करेंसी तो वहां से भी मिलेगी। ऐसे ही हीरो केवल साइकिल बनाता था, मैंने एग्जांपल दिया। होंडा से कोलैबोरेशन किया, बाइक आनी शुरू हो गई, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बाइक आनी शुरू हो गई, तो भाई एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, ये भी तो फायदा हुआ। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। ये कैसे कंट्रोल हुआ, ये भी सुनो। जब बाहर से कंपनियां इंडिया में आएंगी, तो मैंने आपको बताया था इंडिया में कंपनी बढ़ जाएंगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज, एमएनसी अगर इंडिया में आना शुरू हो गई तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। बच्चों साथ साथ नोट कर लिया करो तो ज्यादा अच्छा, नहीं नोट करना तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि ये इतने छोटे छोटे नोट्स होते हैं, ये जब आप 2 महीने बाद पढ़ेंगे ना तो आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉपी में आपने पहले ये नोट्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, पहले इनको पढ़ना है, फिर किसी भी बुक को या मेरी बुकलेट पढ़ लेना, तो थोड़ा एक तो हल्का सा इंटरेस्टिंग रहेगा, प्लस समझ भी आए। हालांकि है तो बहुत, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज, अगर 12th के बाद पढ़ाई नहीं करनी तो नोट्स मत बनाओ, भाड़ में जाए। लेकिन 12th के बाद पढ़ाई करनी है ना भाई, नोट्स बनाने की आदत डाल लो। क्योंकि जब कॉलेज में जाओगे ना, मैं तो कब बकवास करता हूँ, वहाँ के वो जो प्रोफेसर है ना, फटर 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 बोलते ही रहते हैं। अगर यूं ही देखते रहोगे ना तो रेल निकल जाएगी। आदत डालनी पड़ेगी, नहीं डालनी तो मत डालो भाई, मेरा क्या जाए। ठीक। तो एमएनसी इंक्रीज, प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज, इससे क्या होगा बच्चों? प्रोडक्शन इंक्रीज, इससे सप्लाई इंक्रीज। ये खेल सुनो डिमांड और सप्लाई का, याद है 11th पढ़ी हुई है, प्राइस डिटर्मिनेशन। ये प्राइस जब एमएनसी के आने पे सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो भाई देखो प्राइस तो डाउन हो गया, ये तो हुआ इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो कितने सारे फायदे हुए हैं एलपीजी के। और लास्ट है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज। सर फिर से समझाना। भाई अगर एमएनसी इंडिया में आएंगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करेंगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन के बढ़ने पे सप्लाई इंक्रीज होगी, ये डिमांड सप्लाई से ये प्राइस डिसाइड होता है। सप्लाई बढ़ने पे प्राइस डाउन, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। सप्लाई इंक्रीज तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्राइस लेवल डिक्रीज मींस इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है। और वाइवा तो ऐसा है नहीं कि होना नहीं है, वाइवा तो होना ही है, तो पता है आपको। एमसीक्यूज तो होंगे। और बच्चों, कुछ बच्चों के इको में 100 नंबर आ गए यार, कैसे आ गए?
एक दो बच्चे मेरे से भी पढ़ते थे, सो आने नहीं चाहिए सर थे। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। 11th में इसका मतलब उसके हर टर्म में फुल आउट ऑफ फुल आए होंगे। 11th के मार्क्स लिए ना बच्चों, काउंट तो किए। 11th में कोई बच्चा ढंग से अच्छे बच्चा नहीं पढ़ता और फुल आउट ऑफ फुल आ रहे हैं। 12th में प्री बोर्ड में सारे में फुल आउट ऑफ फुल, जो भी टर्मिनल एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल, कैसे पॉसिबल? ये मार्क्स बांट रहे हैं यार। सर किस बेसिस में दे रहे थे मार्क्स लेकिन? अरे एक और कहानी सुनो, आज न्यूज़पेपर में पढ़ा। चलो तुम कहोगे फिर ये बकवास कर देना, लेकिन चीज तो है, ध्यान से सुनना। डीयू में 66,000 सीट्स हैं ग्रेजुएशन की, ठीक है, और 95% प्लस 70,000 बच्चे। मार्क्स 70,000 स्टूडेंट्स को आ गए। भाई सबको एडमिशन मिल जाएगा 95%? पॉसिबल ही नहीं। डिमांड सप्लाई, ठीक है, ये तो इकोनॉमिक्स आ गई वापस इसमें। सीट अवेलेबल है केवल 66,000, 95%, यानी कि जिस बच्चे के 94% मार्क्स है ना, उसके घर वाले तो खुशियां मना रहे होंगे। कई बार मम्मी पापा फेसबुक पे डाल रहे थे, मेरे बच्चे ने ये किया वो किया। मुझे पता था इसको एडमिशन ही नहीं मिलना, ढूंढता रहेगा किसी आईपी यूनिवर्सिटी में या ऐसे ही इधर उधर चला जाएगा दिल्ली से बाहर, क्या करे, मिलना ही नहीं। और बच्चों ये तो अभी ये है, अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, क्या पता उन्होंने ऐसे नंबर लुटा दिए हो, कुछ नहीं पता। 2-3 साल पहले बच्चों क्या हुआ था कि बिहार बोर्ड में एक लड़की ने टॉप किया, न्यूज़पेपर वाले घर आ गए, जिन सब्जेक्टों में 100 लिए थे, उसे यही नहीं पता कि भाई सब्जेक्ट में होता क्या। न्यूज़पेपर वालों ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए होंगे, बाद में इंक्वायरी शुरू हो गई, भाई इसके नंबर कैसे आ गए। तो पता चला उसके पापा ने कुछ अपनी जान पहचान और पैसे वैसे खिला दिए होंगे। तो उस लड़की की स्टेटमेंट थी, हमने तो कहा था पापा हमें पास करा दीजिए, पापा ने तो हमें टॉप ही करा दिया। ठीक है, तो ऐसा आया था। तो अभी बिहार बोर्ड का कुछ नहीं पता, अगर वो, क्योंकि दिल्ली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें केवल दिल्ली के ही स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते बच्चों, बिहार यूपी कर्नाटक कर्नाटक बहुत सारी स्टेट के आते हैं। तो अभी तो दिल्ली से ही भर जानी है, और उनके मार्क्स कितने आएंगे तो अपना इंतजाम अगले साल के लिए सोच लेना बच्चों। सर मेरा एक सर दोस्त है, बिहार वो बोर्ड में। मेरा एक दोस्त मैथ्स में फेल हुआ, उसके 85 दे दिए। 11th में फेल हुआ था मैथ्स में। अरे बस चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। सर काश बिहार बोर्ड में जाना चाहिए था, सबसे बढ़िया। पता नहीं, बिहार बोर्ड में फिर जानकारी भी होनी चाहिए थी ना, और आप बस पापा को ये कहते पापा पास करा दो, पापा टॉप ही करा देते। चलो छोड़ो वापस। तो ये था हमारा मेरिट्स, और लास्ट पॉइंट था बच्चों, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। इंडिया को आज की डेट में सुपर पावर तो नहीं बट इकोनॉमिक पावर बोलते हैं। क्यों इकोनॉमिक पावर बोलते हैं? कि इंडिया का जीडीपी 4th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो इकोनॉमिक पावर तो हुई, पर कैपिटल जीडीपी बात नहीं कर रहा, जीडीपी ओनली। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एलपीजी पॉलिसी। अब भैया कुछ कमियां भी तो देख लो, एलपीजी के फायदे फायदे देख लिए, कुछ डीमेरिट्स भी तो देख लो। अब हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी। सबसे पहली डिमेरिट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया। बच्चों एलपीजी का फायदा पता है किसको हुआ? एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुआ, और दूसरा सर्विसेज सेक्टर को हुआ। डिफरेंट टाइप की कंपनियां आई, भाई टीवी फ्रिज एसी आए, तो भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को फायदा हुआ हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज। सर्विसेज में हुआ, इट मीन सॉफ्टवेयर कंपनीज, और भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, या बैंकिंग कंपनी हो गई, या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो गई, तो सर्विसेज सेक्टर में भी फायदा होगी। बट इन एग्रीकल्चर में क्या हुआ? कुछ भी। इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, सर्विसेज सेक्टर को फायदा हुआ, एग्रीकल्चर में कुछ नहीं। अब इसका नुकसान सुनो, इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है?
एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें मोस्टली लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें मोस्टली लोगों का चले बच्चे शुरू करें। ओके, तो एग्रेरियन इकोनॉमी है जिसमें लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो एग्रीकल्चर को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो पहला नुकसान। दूसरा नुकसान है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अर्बन कंसंट्रेशन, अब इसको सुनो। मान लिया तमन्ना गोयल आज हमारे बीच में उपस्थित है, आती रहती है वैसे रेगुलर, ऐसी बात नहीं है। अगर इनको ऑप्शन दी जाए, इनकी है एमएनसी, मान लिया ये कोक की सीईओ है, ठीक है। अब इनको ऑप्शन दी जाए कि मतलब इनको डिसीजन लेना है, चलो गूगल की बना देते हैं, कोक वो गंदी चीज है गूगल, ओके। तो इनको अपना ऑफिस कहाँ खोलना है? इंडिया के किसी गांव में खोलना चाहेंगी या इंडिया के किसी शहर में खोलना चाहेंगे तमन्ना गोयल? सिटी में। क्यों? सिटी में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स हाँ होंगे। जी बिल्कुल, देखो ये जो पॉइंट ये बता रही है तो कॉमन सेंस है कि जो भी एमएनसीज आएंगी वो गांव में अपनी ब्रांच ओपन नहीं करना चाहेंगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं करना चाहेंगी, सर्विसेज सेक्टर अपने ऑफिस सेटअप नहीं करना चाहेंगी। उन्हें वो प्रॉफिट कमाने आ रही है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जिस मतलब उनको कनेक्टिविटी चाहिए रोड की, उनको कनेक्टिविटी चाहिए नेट की, उनको कनेक्टिविटी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, बैंकिंग की, बहुत सारी सर्विसेज भी उनको चाहिए। तो शहर में मिलेंगी ये चीज। अब शहर तो इंडिया के पहले से डेवलप थे और डेवलप हो जाएंगे, लेकिन हमें तो गांव को डेवलप करना था। अब इनका गांव से मतलब थोड़ी है बच्चे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गांव में लगती है, अगर आपको याद आ रहा हो छोटे इलाकों में, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ। बट एमएनसी स्मॉल स्केल थोड़ी होती है, एमएनसी तो लार्ज स्केल होती हैं, ठीक है। सर लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना हो एमएनसी को तो एक्सटीरियर पे ही लगाएगा। लगा सकता है, लेकिन अगर उसकी रोड से कनेक्टिविटी नहीं हो तो कितनी सस्ती लैंड मिल जाए वो लगाएगा ही, क्योंकि ना तो उसका लेबर आ पाएगा, ना उसका रॉ मटेरियल जा पाएगा या आ पाएगा या फिनिश गुड जा पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। भाई उसके ट्रक गड्ढे में फंस जाए, रोड नहीं है, वो क्यों करेगा? उसके जो भी स्टाफ है वो कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, हम मशीन को चलाएं कैसे? तो भाई वो नहीं करेगा। कितना ही लैंड सस्ता फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दो, नहीं करेगा। तो कहने का मतलब सारा फायदा शहरों को मिला, ठीक है, गांव को कोई खास फायदा नहीं मिला। तीसरा पॉइंट है इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। अब इसमें सुनो, ये इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी क्या होती है? इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी का मतलब होता है सरकार ने टैक्स रेट डाउन की, ठीक है, ये सोच के कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वो टैक्स देना शुरू करें, क्योंकि पहले टैक्स हाई थे, हमने डिस्कस भी किया था, लोग टैक्स की चोरी करते थे। और ऐसी भी बात नहीं है लोगों ने देना शुरू नहीं किया, लोगों ने देना शुरू किया। मैंने आपके साथ एक डेटा शेयर किया था कि आज की डेट में 3% से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं बस, नॉट मोर देन 3%, इससे ज्यादा नहीं देते, ये इनकम टैक्स पे करते हैं। और 1991 के टाइम पर ये डेटा 1% होगा, अंदाजे से बता रहा।
आप कहेंगे अच्छा इतना इंडिया में टैक्स की चोरी होती है? हाँ जी, इनकम टैक्स की चोरी तो बहुत होती है। रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि सरकार के पास कोई डेटा नहीं होता। मान लिया मैं अपनी इनकम है, सरकार को कैसे पता मेरी इनकम कितनी है? ठीक है, सरकार कोई भगवान थोड़ी है, मैं जितना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करूंगा इनकम तो उतनी होगी। और कोई भी इंसान दूध का धुला तो नहीं है, अपनी इनकम तो डेलिबरेटली वो कम शो करते हैं। हर कोई कम शो करते हैं, आपके पेरेंट्स भी बिजनेस में हैं तो कम शो करते हैं। एक बंदे फंसते हैं बस। कौन से बंदे फंसते हैं? जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सारा डेटा तो सरकार के पास, वो इनकम टैक्स नहीं बचा सकते। लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है वो थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, बिजनेसमैन तो खूब दबा के बचा, ये तो आप जानते हो। तो कहने का मतलब ये है कि केवल इतने परसेंट इनकम टैक्स देते। अब आप कहेंगे फिर सरकार जिंदा कैसे है? भाई जिंदा कैसे है? तो सरकार ने क्या किया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दबा दबा के लेती है आपसे। बेटा यहाँ नहीं दोगे तो यहाँ दे दोगे। पेट्रोल में पता ही है आपको, 30-40 रुपए की कॉस्ट है, 100 रुपए ले रही है। पता है भैया कहीं ना कहीं से तो करना ही है ना, तो यहाँ से दे दो। इनडायरेक्ट टैक्स तो बच्चा और किसी को देना पड़ता है। ये पेन खरीद रहा हूँ, चाहे गरीब का बच्चा खरीदे या अमीर का बच्चा खरीदे, टैक्स तो देना पड़ेगा भाई, इसमें जीएसटी तो लगा ही हुआ है। तो सरकार अपना मोस्टली खर्चा यहाँ से रिकवर करती है, डायरेक्ट टैक्स से बहुत कम रिकवर करती है। यानी कि टैक्स की चोरी अभी भी इंडिया में हो रही है। तो ये इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी हुई ना। यूरोप में ये 3% डेटा पॉसिबल ही नहीं। यूरोप में तो बहुत करीब करीब सभी, हालांकि वहां पे भी टैक्स चोरी होती होगी, बट करीब करीब सभी टैक्स देते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब ये कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है, ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि आप अपने पेरेंट्स की मेहनत की इनकम या फिर सेविंग, आप या आपके पेरेंट्स दोनों हो सकता है बच्चे, हम लोग तो बेटर है, मैं आप या आपके पेरेंट्स वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं हम लोग यूज करूंगा। हम लोग शो ऑफ के चक्कर में भी अपनी इनकम या सेविंग को लुटा देते हैं। शो ऑफ याद आ रहा है? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? अरमानी या फिर पूची। गुच्ची। अरे वाह। या फिर तुम मुझे रोलेक्स बता रहे थे, और भी बता रहे थे यार, C&K बता रहे थे, ऐसे ही था ना? CNK नहीं CK। अच्छा, C&K इज डिफरेंट एंड CK इज डिफरेंट, मुझे नहीं पता भाई। ओके, चलो। एक ये वसंत विहार में कोई मॉल है बच्चों, मैंने सुना है वहां पे बड़े महंगे महंगे। बसंत कुंज। वसंत कुंज। तो वहां बड़े महंगे महंगे वो हैं गुड्स अवेलेबल, कोई लाया है वहां से कुछ? नहीं लाया है? चलो, 2012 या 13 की बात, एग्जैक्ट तो ईयर नहीं पता। तब मैं ना बच्चों होम ट्यूशन भी पढ़ा देता। क्या हो गया, खर्चा पानी तो चलाना ही है ना, पापी पेट का सवाल है। तो एक बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाता। पढ़ाते तो थे, पढ़ता कौन था आपसे? भाई पढ़ ही लेते हैं, जैसे तू पढ़ रहा है, तू बेवकूफ बन रहा है तो ऐसे ही बाकी भी बेवकूफ बनते हैं। ठीक है। तो वो गया वसंत विहार या कुंज बोल रहे हो जो भी है, एग्जैक्ट मैंने तो कभी देखा नहीं। वसंत कुंज के मॉल, और ये दो मॉल शायद एक साथ है, एक में 500 रुपए की पार्किंग है, तीन एक में मॉल। तीन मॉल हाँ, एक साथ है। हाँ, 3 होंगे भाई, हमें नहीं पता, हम तो गए। और एक में 20-50 रुपए की होगी। तो कहता सर मैंने ना उस वाले मॉल में पार्किंग नहीं लगाई, मैंने ना दूसरे वाले में 50 रुपए दे के लगाई। मैंने कहा, ठीक है भाई, अच्छी बात है। उसके बाद वो अपने उस जो महंगा वाला मॉल है उसमें गया। मैं कहा, कुछ खरीदा भी? कहता हाँ सर। कहता क्यों, क्या? मैं कहता सर मैंने 3 बनियानें खरीदी है। मैं कहा 3 बनियानें? कहता हाँ, 15,000 रुपए की एक बनियान थी, मैंने 3 खरीदी है। मैंने कहा दिखाइए यार कैसी होती है। तो ये 2012-13 की बात है भाई, मजा आ रहा है। पैसा किसका जा रहा है? इंडियन लोगों की मेहनत का पैसा। कहाँ जा रहा है? इंडिया से बाहर। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो समझ आ गया? तुम भी चले जाओ यार, 500 रुपए की पार्किंग बचाना, 50 रुपए में लगाना, और 15,000 रुपए एक चीज। ठीक है, बढ़िया, गुड। तो कभी देखना, हमने तो देखा नहीं यार, कोई गया होगा, नंदनी बता रही है। सर नंदनी उसने तुम 50 रुपए इसलिए बचाए थे, 15,000 की बनियान खरीद सके। उसने तो 3 खरीद ली। मैंने कहा ठीक है यार, खरीद बेटा, बढ़िया है। तो
ऐसे ही चलता है। अब वहां पे कौन खरीदता होगा? वैसे इनको ना फायदा होता है बच्चों, इन्होंने ना जो ये एमएनसीज है, इन्होंने अपने सेगमेंट डिवाइड कर रखे। बच्चों 100 रुपए की भी चीज बिकती है, 10,000 की भी चीज बिकती है और लाख की भी चीज बिकती है। इंडिया में हर तरह का कस्टमर है भाई। उनके कस्टमर अलग होगा, वो कम बेचते हैं, उसी में मार्जिन अच्छा बना लेते हैं। उन्होंने शॉप वाली चीजों को कुछ ऐसे, यार मानिए जो भी है मटेरियल तो इनका कुछ खास लगता ही नहीं। सारा खेल, हाँ क्वालिटी अच्छी होती होगी नो डाउट, बट सारा खेल ब्रांड वैल्यू का है। अगर आपने अपना ब्रांड डेवलप कर लिया तो आप कस्टमर से कुछ भी ले सकते हो। सर ओके। लेकिन ये सारी कंपनी इनकम तो कमाती ही नहीं है, सारे तो जो इनके एम्बेसडर होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, उनको ही मिल जाता है सारा तो। भाई हमें नहीं पता क्या करती है ये अब क्या लॉसेस में चलती है क्या बब्बू? नहीं सर, बहुत ही कम प्रॉफिट कमाती है, बहुत ज्यादा कम। ये मुझे नहीं पता भाई, ये तो तू ही इस पे प्रोजेक्ट बनाइयो, ठीक है? फिर देखेंगे कितना कमाती है ये। चलो आ जाओ। इन स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म बोलते हैं बच्चों, अगर आप अपनी मेहनत की इनकम इस तरह से शॉप वाली चीजों में लगाएंगे तो ठीक है, आपको जो भी इंटरनल एक फायदा होगा, बस इंटरनल फायदा की भाई तेरे पास नहीं है मेरे पास है, ठीक है? और लेकिन फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड में तो ये चली जाएगी ना बच्चों का। उसके बाद है अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ में बच्चों गांव को कोई फायदा नहीं हुआ, शहरों को फायदा हुआ, अनबैलेंस हो गया। एग्रीकल्चर को कोई फायदा नहीं हुआ, सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुआ, अगेन अनबैलेंस हुआ। तो ऐसी ग्रोथ जिसमें एक सेक्टर को फायदा हो, दूसरे सेक्टर को फायदा ना हो, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को फायदा हो, दूसरे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को फायदा ना हो, ऐसी ग्रोथ किसी काम की नहीं है। दैट इज अनबैलेंस। और इंडिया में है भी बच्चों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो अभी भी। कोरोना पीरियड में मोस्टली लोगों की इनकम घटी, शायद एक बार क्लास में डिस्कस हुआ था, बट ये अंबानी, अडानी और मैनी और इनकी इनकम बढ़ गई और कई कई हजार करोड़ बढ़ गई। भाई कैसे बढ़ गई? तो ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ। और लास्ट है इकोनॉमिक कोलोनलिज्म। ये क्या चीज होती है? पता नहीं ये क्या चीज होती है भाई, देखते हैं अभी जरा डिस्कशन करते हैं। देखो बच्चों, ये जो एमएनसीज होती है ना, ये कई कई हजार करोड़ की होती है। कुछ एमएनसीज का मंथली मंथली नहीं ईयरली इनकम कई कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा होता है। आपको जान के हैरानी होगी, कुछ एमएनसीज की एनुअल इनकम कई छोटी छोटी कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा। अब ये वो करते क्या है, मतलब किस तरह से इंडिया वालों को बेवकूफ बना सकते हैं? इंडिया में जो भी लॉ बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। अब सुनो ये क्या करती होंगी, करती हैं ये पक्का है। पार्लियामेंट में लॉ कौन बनाते हैं? एमपी बनाते हैं, ठीक है? और पास होते हैं, एमपी तो पास करते हैं, और एमपी में बच्चों मिनिस्टर्स भी आते हैं, ये भी आपको पता है। मेन तो यही बना रहे होंगे लोग। और मिनिस्टर्स तो इंडिया के अच्छे वाले हैं। अर्पिता शर्मा, क्या इंडिया के मिनिस्टर्स अच्छे या खराब? खराब, मोस्टली तो खराब, कुछ अच्छे भी हो सकते बट मोस्टली खराब। ओके। तो अगर किसी एमएनसी को अपने फेवर में लॉ पास कराना है तो ये क्या करेंगे भाई? किसी भी मिनिस्टर 100 सर करोड़ में तो मिठाई आराम भेज से, देंगे घर पे। हाँ 100 करोड़ में तो आराम से बिक जाएगा ना, कोई कितना भी क्या हो। इनके तो कई कई हजार करोड़ के जीडीपी होते हैं बच्चे। तो बस 100 करोड़, वो मिनिस्टर को कुछ नहीं कहना कि भाई तेरे स्विस बैंक में इतना पैसा जमा हो जाएगा, इंडियन बैंक में क्या करना है, स्विट्जरलैंड घूम के आना तू वहां देख, या कर देंगे तेरा हिसाब किताब। भाई 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, कोई ना कोई किसी में तो रेट में बिकता होगा। तो ये केवल क्या करते हैं, मिठाई पहुंचाते और लॉ यूं ही पास हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लॉ इनके फेवर में पास होते होंगे, बट कुछ लॉ जरूर एमएनसीज के फेवर में पास होते हैं। और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म।
पहले भी इंडिया गुलाम था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसने फिजिकली गुलाम बनाया हुआ था और इन्होंने इकोनॉमिकली गुलाम बनाया हुआ है। इकोनॉमिकली गुलाम मतलब कि है तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश, बट इसको इस तरह से मोल्ड किया जा सकता है। बिकता तो हर कोई है, कुछ कम में कुछ ज्यादा में। 90%, 10% नहीं बिकते होंगे कि नहीं भाई नहीं बिकना, बट होता है। तो बच्चों कोई मेरिट्स या डिमेरिट्स पे पॉइंट पूछना तो पूछ लो, नहीं तो आगे चले। एक बार ये नोट्स में क्या लिखा है, ये 6 पॉइंट? 6 पॉइंट में लिखा आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल। इकोनॉमिक कंट्रोल का मतलब ये 100 करोड़ देके भाई कंट्रोलिंग पावर ले ली इनडायरेक्टली। ओके, वी माइट सफर ए सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर marginalized owing to their poor competitive strength। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं बच्चों, इन एमएनसी से कंपटीशन ही नहीं कर पाते, वो एलिमिनेट हो जाते। सिंपल। और जब ये रह गई अकेली तो बच्चों जैसे पेप्सी और कोक से पहले पता है इंडिया में क्या चला करती थी? शायद कुछ बच्चों को पता होगा, कैंपा कोला। इवन आपके पेरेंट्स कभी भी पेप्सी कोक को गलती से कैंपा बोल देते होंगे क्योंकि ये इतनी फेमस थी। लेकिन जब पेप्सी और कोक आई, ये इंडियन ब्रांड था बच्चों, कैंपा कोला। इसका आज की डेट में कोई नाम नहीं है। पार्ले प्रोडक्ट का ये ब्रांड था, आज की डेट में कोई भी नाम नहीं है। इसका मतलब जब एमएनसीज आती हैं तो इंडियन कंपनी उड़ जाती है, क्योंकि तो बहुत छोटी कंपनी हुई उनके कंपैरिजन में। तो ये लिखा हुआ है। और कोई पॉइंट? चलो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो WTO है, इसकी फुल फॉर्म तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसके बारे में पूछा है तो इसके लिए तो आपको कहानी सुननी पड़ेगी बच्चों। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, ये तो आपको जानना ही है, पता ही है। अब जब लड़ाई बहुत हो गई, इन्होंने कहा यार बहुत लड़ ली, अब मिल बैठ के बातें करते हैं। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन तो बनाई, UNO। जानते ही हो आप, 1945 समथिंग में बनी थी। एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं, सॉरी एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता, अंदाजा बता रहा हूँ, 45 के आसपास ही बनी। तो UNO बनाई। तो UNO तो इनके पॉलिटिकल रिलेशंस को मैटअप करती थी, भाई लड़ो मत, बहुत हो गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन ना ये इकोनॉमिकली भी आपस में लड़ते थे, इसको तो भूल जाओ। ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ना बच्चों। सर आप म्यूट हो चुके हो। किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया? ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो ये तो हम डिस्कस करेंगे। हम ये इकोनॉमिकली ये आपस में लड़ते कैसे थे, उसको बोलते थे ट्रेड वॉर। किसी किसी कोई बच्चा प्रोजेक्ट भी बनाता है इस पे, शायद अब मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, इसको ट्रेड वॉर बोलते हैं क्या बोलते हैं, बट ट्रेड वॉर होती क्या है वो सुन लो, फिर डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिया वाले करेंसी वॉर। करेंसी वॉर थोड़ा डिफरेंट है ट्रेड वॉर से रिलेटेड। चलो देखो इसको, हाँ लेकिन प्रोजेक्ट करेंसी वॉर पे बनाते हैं, मैं थोड़ा सा वो हो गया, बट ट्रेड वॉर भी एक प्रोजेक्ट होता है। तो ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे कि इंडिया वाले US के माल पर हैवी टैक्स लगाते थे भी, याद आ रहा हो 91 से पहले। तो क्यों लगाते थे? कि US का माल महंगा हो जाए, ना बिके, और इंडियन कंपनियों का माल बिके इंडिया में। तो जब इंडियन कंपनी का माल US में जा रहा होगा तो क्या US की गवर्नमेंट छोड़ देगी इंडियन कंपनी के माल को? वो कहेगी भाई तुम हमारे माल पे ज्यादा टैक्स लगाते हो, तो हमें इतना सीधा समझ रखा है, हम भी टैक्स लगाएंगे। यानी कि इंडिया ने टैक्स लगाया, गुड महंगा हो गया इंडिया में, कंज्यूमर को नुकसान, क्योंकि कंज्यूमर को तो महंगा मिला ना। अब इंडिया वाला मान लिया मैंगो है, बासमती राइस है, टी है, कॉफी है, स्पाइसेस है, US में जा रहे हैं। भाई वो कहेंगे भाई 200% टैक्स, 300% टैक्स, हम भी नहीं छोड़ेंगे।
तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के माल पे टैक्स लगा रही है, हैवी हैवी, थोड़ा बहुत टैक्स लगे नो प्रॉब्लम। दूसरी कंट्री पहली कंट्री के माल पे टैक्स लगा रही है, इसको बोलते हैं ट्रेड वॉर। और ट्रेड वॉर से हमेशा नुकसान कंज्यूमर का होता है, उसको हैवी प्राइस पे या हाई प्राइस पे चीजें मिलती है। और किसका नुकसान होता है? और दूसरा नुकसान होता है बच्चों उन कंपनियों का, क्योंकि उनका माल इजीली नहीं बिक पाता। तो फिर 1948 की बात है बच्चों, ईयर याद रखना। 1948 की बात है, इन्होंने कहा, अब ये पॉलिटिक्स वाली तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे बच्चों, हम तो इकोनॉमिक्स वाली चीजें डिस्कस करेंगे ना। तो 1948 की बात है, इन्होंने कहा यार ये भी वॉर मत करो, शांति बनाए रखो। शांति बनाए रखो मीन्स इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी जिसको बोलते हैं GATT। इसकी भी फुल फॉर्म याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ का मतलब बच्चों टैक्स होता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ये एस्टेब्लिश हुआ 1948 में। और शुरुआत में इसकी मेंबर कंट्रीज थी 23। वर्ल्ड में तो 150-200 कंट्री होंगी, मुझे नहीं पता कितनी होंगी 200 भी हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो शुरुआत में ये 23 कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था? GATT। और ये कंट्रीज आपस में जब भी ट्रेड करेंगी इनके माल पर टैक्स नहीं लगेगा, या लगेगा भी तो बहुत ही नॉमिनल टैक्स लगेगा। जब ये कंट्री आपस में करेंगी, जो भी इसकी मेंबर कंट्री, इससे कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ? बाहर की गुड्स कम प्राइस पर मिली। कंपनियों को क्या फायदा हुआ? उनका माल उस कंट्री में तो बिक ही रहा है, दूसरी कंट्री में भी इजीली बिक रहा है, 23 कंट्रीज में इजीली बिक रहा है। भाई निल टैक्स या नॉमिनल टैक्स, ये कॉन्सेप्ट इतना फेमस होना शुरू हो गया, क्योंकि भैया लड़ाई नहीं होगी तो फायदा तो हो नहीं। ये कॉन्सेप्ट इतना फेमस होना शुरू हो गया कि धीरे धीरे इसमें कितनी कंट्रीज लिखी हुई है बच्चों? होगा यहाँ पे कहीं 168 है, कितने देखना पड़ना जरा, 164 164 कंट्रीज इसकी मेंबर होनी शुरू होगी धीरे धीरे। मतलब धीरे धीरे लोग का मतलब कंट्री जुड़ने लगी। भाई ये तो बड़ा मजा आ रहा है इसमें, ठीक है। हाँ, बाद में 1995 में ये जो गेट है इसका 1995 में नाम चेंज कर दिया। और नाम क्या कर दिया इसका? WTO। यानी कि WTO और गेट वन एंड द सेम थिंग। गेट उसका पुराना नाम है और WTO उसका नया नाम है। प्रेजेंटली इसकी 164 कंट्रीज है 2016। प्रेजेंटली का मतलब बच्चे 2016 का डेट। इसका मेंबर चाइना भी बन चुका है और इसका मेंबर इंडिया भी बन चुका है। अब चाइना की मैं बात क्यों कर रहा हूं? अभी ना पिछले साल इंडिया वालों ने कुछ ऐप पर बैन लगा दिया, याद आ रहा है ना? कुछ बच्चे बड़े निराश हुए जो कि इंडिया को बचाना चाहते हैं ना PUBG से। भाई उधर भी बंदा आ रहा है, इधर भी बंदा आ रहा है, भाई पीछे से मार, भाई इधर से मार, भाई हेलीकॉप्टर भेज। तो वो बच्चे बड़े निराश हुए। लेकिन अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, तो इंडिया ने चाइनीज की जो ऐप थी वो मोस्टली बैन कर दी ज्यादातर। तो भाई ये भी तो एक ट्रेड वॉर ही हुई। चाइना चला गया WTO में, कितने का भैया ये क्या कर दिया, ये फलाना फलाना फलाना, ऐसे थोड़ी होता है ये वो। तो इंडिया ने फिर रीजन बताया, भाई हमारा रीजन सिक्योरिटी रीजन है। चाइना वाले डेटा को कॉपी करके लीक कर देते ना, सुना होगा कुछ ऐसा। तो सिक्योरिटी रीजन इंडिया ने बहाने बुने भर दिए जो भी था। बट चाइना WTO में इस चीज की कंप्लेंट लेके गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो समझ आया बच्चों WTO क्या है कहानी? लेकिन ऐसे WTO थोड़ा बायस नहीं रहता चाइना USA की तरफ? सर बिल्कुल करता है यार, क्या बात कर रहा है। तो फिर WTO मानना कैसे नहीं? माना कैसे नहीं? क्योंकि सर WTO का मतलब मेन है US। अच्छा, तो US भी दुश्मन हो गया तो समझ गए। और US का दुश्मन है चाइना। तो WTO क्यों नहीं माना, वो क्यों माना वो समझ आ गया होगा तुम। और इंडिया और US आजकल यारी दोस्ती अच्छी चल रही।
समझ आया? अगर यूएस चाइना का फ्रेंड होता ना, इंडिया ये ऐप बैन नहीं कर सकता था, और अगर ऐप बैन कर देता तो इंडियन माल पे भी हैवी टैक्स लगना शुरू हो जाता, यूएस में भी और चाइना में। तो इंडिया मजबूरी में बैन हटाता, क्योंकि भाई उसका भी नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सारी पॉलिटिक्स है, ये ट्रेड में भी पॉलिटिक्स चलती है भाई। चलो आगे आ जाओ। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ में सबसे पहला लिखा हुआ है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स कैसे होंगे बच्चों? जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, हमेशा जब बड़े लेवल में प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है ना, तो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग होनी शुरू हो जाती है। जब एक कंपनी का माल उस कंट्री में तो बिक ही रहा है, दूसरी कंट्री में भी बिक रहा है, तो बड़े लेवल पे तो प्रोडक्शन करेंगे ना, तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कुछ बच्चे कहते हैं यार एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट होता है? भाई जब प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी तो पॉल्यूशन भी होंगे ना। तो डब्ल्यूटीओ में कुछ कार्बन इमिशंस नॉर्म्स भी सेटअप किए जाते हैं। ये भाई वो जो धुआं निकल रहा है, तो ये भी सेटअप किए जाते हैं। और चाइना ने भी प्रॉमिस किया है कि अगले 5 सालों में हम अपना पॉल्यूशन इतना लेस कर देंगे। इंडिया ने भी प्रॉमिस किया। आज की डेट में बच्चों वर्ल्ड में ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहले तो यूरोपियन कंट्रीज नुकसान पहुंचाती थी, बट आजकल इंडिया और चाइना वाले काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं जो ओजोन लेयर है। तो इंडिया भी, मैंने कहा ना इकोनॉमिक पावर है इंडिया आज की डेट में, ऐसा है पर कैपिटल जीडीपी में डाउन है बट जीडीपी में अप है। तो इंडिया और चाइना, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बहुत हो रही है, तो ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें कुछ एमिशंस भी सेटअप किए जाते हैं कि भाई इतना इतना तो आपको अपना पोल्यूशन डाउन करना पड़ेगा। और थर्ड है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत बायलैटरल। बायलैटरल का होता है बच्चों दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड, और मल्टीलैटरल होता है दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड। रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ का मतलब टैक्स होता है, नॉन टैरिफ का मतलब नॉन टैक्स बैरियर, जैसे कोटा हो गया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गई। और टू एस्टेब्लिश ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइन। रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइन का मतलब जो भी ट्रेड हो रूल के हिसाब से हो। और लास्ट है टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज। और प्रोडक्शन और ट्रेड सर्विसेज ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 10 तक तो पूछ लो बच्चों। यार नहीं पूछ, लग्जरी गुड्स पे तो अभी भी टैक्स तो पर ज्यादा ही है। हाँ लेकिन जैसे पहले 300% था ना, अब शायद पहले तो 30% कर दिया था जहां तक मेरी नॉलेज है, लेकिन अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 100% है, जैसे सर वो फरारी में। हर लग्जरी गुड में डिपेंड करता है, हाँ जैसे हाँ, गाड़ियों में 200% है। बिल्कुल बिल्कुल, हर लग्जरी गुड में नहीं है, इसकी कैटेगरी डिवाइड कर दी है, बट उतना नहीं है जितना 91 से पहले। और किसी को कोई डाउट पूछना है बच्चों? चेतन तो ने अपनी डब्ल्यूटीओ की वजह से फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट केशव, अभी बताता हूँ तुझे। चेतन और चेतन ने सॉरी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई अभी बीच में बोलना मत बच्चों, क्योंकि फिर नाम ऊपर नीचे आ जाता है।